हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दीपक साहू माई सक्सेस टीम से। आज एक हैंडसेट लेके आया हूँ Redmi 8A का। 8 है ना, Redmi 8A का सेट है। ये आया है डेट कंडीशन में मेरे पास में, लेकिन थोड़ा सा ये डिफरेंट टाइप का लगा, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ और स्टेप बाय स्टेप इसको डायग्नोस करके ओके करने की कोशिश करेंगे कि क्या फॉल्ट है इसके अंदर में। सामने वाला काउंटर तो ऑलरेडी करके देख चुका है इसमें, लेकिन कुछ चीज़ छेड़ा नहीं है, अभी कोई भी आईसी इसमें का ओपन नहीं हुआ है। इसका सबसे पहले इसकी हलचल को कंप्लीट करवा देता हूँ कि इसके अंदर में है ये हलचल कैसे हो रहा है, डीसी से कैसे हो रहा है, डिटेक्टर से कैसे हो रहा है, और पोर्ट के कंडीशन से चेक करवा दे रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप इसको डायग्नोस करते जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आपको तो कुछ तो बेनिफिट होगा ही होगा। हर एक वीडियो मेरा जितना भी डलता है कुछ न कुछ अलग टाइप का देने का कोशिश करता हूँ मैं। तो चलो, तो सबसे पहले मैं डिटेक्टर में चेक कर ले रहा हूँ इसको। अभी मैं सबसे पहले इसको विदाउट बैटरी चेक कर रहा हूँ कि विदाउट बैटरी क्या ले रहा है। ये हमारा डिटेक्टर है, ठीक है। डिटेक्टर के अंदर में यहाँ देखिएगा सबसे पहले मैं डिटेक्टर में इनपुट करने से कुछ नहीं ले रहा है ना नहीं लिया। 578 आया था, 68 के आसपास में आ रहा है। 56 का डिटेक्टर में रीडिंग ले रहा है विदाउट बैटरी, ठीक है। और विद बैटरी हम बैटरी डाल दिए बैटरी लगाने की कंडीशन में भी एक बार 3 आया था, उसके बाद में 6। कोई खास हलचल नहीं है। विद बैटरी विदाउट बैटरी दोनों कंडीशन सेम ले रहा है। 3 के बाद सीधा 5 6 में जा रहा है और 6 में अभी स्टेबल है इसके बाद में ये डिटेक्टर में एक तो चार्जिंग का जो करंट लेना चाहिए वो तो एक नहीं ले रहा है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी रीडिंग नहीं। हम विद बैटरी विदाउट बैटरी दोनों कंडीशन में सेम है। 6 का पल्स आ रहा है इसके अंदर में, 6 का, ठीक। 0.6 मिली एम्पियर का इसके अंदर जो कंज्यूम हो रहा है। अब इसको मैं डीसी में देखता हूँ, डीसी में क्या कंडीशन आ रहा है डीसी 4.2 वोल्ट में सेट है डीसी हमारा और 3 एम्पियर में सेट है, ठीक है जी। उसके बाद में केबल उल्टा रहेगा कि सीधा देखना पड़ेगा। लग गया। इसमें यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो रीडिंग ले रहा है ये इस केबल की वजह से, ठीक है। क्योंकि ये केबल डालते साथ ही 2.27 मिली एम्पियर का करंट ऑलरेडी ये हमारा पावर सप्लाई जो पावर केबल है वो ले लेता है। तो इसमें भी अगर चेक अभी आप लोग देखोगे, इसमें माइनस करके देखना है। इतना को हमको इसके अंदर में माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने इसको लगा दिया, डायरेक्ट कोई भी वैल्यू नहीं ले रहा है। और एक बार आपको बता दे रहा हूँ, ये विदाउट केबल भी 27 है और विथ केबल भी 27 है। अब इसको चालू करके देखते हैं ये आपको अब मैं चालू कर रहा हूँ। अभी 27 है और यहाँ पर कोई भी कंज्यूम नहीं लिया जी। लिया। ये देखो 10 तक गया, उसके बाद में 75 में 27 माइनस भी कर दिए तो आपका 55 के आसपास इसमें भी ले रहा है। जितना इसमें ले रहा है डिटेक्टर में उतना हमारे डीसी में भी ले रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए 4 ये लास्ट जो रन हो रहा है वो ये केबल में होता है। ये 5 के आसपास है। 5 के आसपास में मतलब 0.05 मिली एम्पियर इसके अंदर में ले रहा है पावर प्रेस करने से। और ये स्टेबल रुक गया है, मैं पावर की छोड़ दिया हूँ उसके बावजूद भी वो उतना में रुका हुआ है, ठीक है। अब फिर से एक बार दोबारा करके भी दिखा दे रहा हूँ। दोबारा भी वही कंडीशन है।
ये मैं पावर प्रेस किया, ये देखो 10 के आसपास में गया, उसके बाद 75 के आसपास में ये स्टेबल हो गया, रुक गया। ठीक है, अब ये है कंडीशन इसका। अब इसको हम पोर्ट चेक करते हैं, क्या पीसी में हमारा पोर्ट शो कर रहा है। ठीक है तो मैं पीसी में केबल ले लेता हूँ और पीसी से मैं चेक कर देता हूँ इसको। पहले मैं ड्राइव मैनेजर ओपन कर देता हूँ आपको। ये मैं ड्राइव मैनेजर ओपन कर दिया। पोर्ट चेक कर लेते हैं क्या इसमें हमारा पोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये देखिए यहाँ पर पोर्ट शो कर रहा है, यहाँ पर पोर्ट हमारा बन रहा है ये। ठीक है जी, यहाँ पर ये पोर्ट शो कर रहा है 9008 का। अब इसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, तो हम इसका एक बार यूएमटी से आइडेंटिफाई ले लेते हैं कि उसमें क्या दिखा रहा है। क्योंकि देखो ओनली 5-6 का रीडिंग ले रहा है। मैं इतना देर से दूसरी ओर तो चला गया था दूसरी तरफ देखने के लिए। फ़िलहाल ये पोर्ट बन गया है, तो पोर्ट बन गया तो इसमें हम लोग थोड़ा लाइन हमारा इस कंडीशन में चेंज हो गया। क्योंकि जब पोर्ट कब बनता है, जब 80% लगभग सिस्टम ओके रहता है, तब कंडीशन में हमारा पोर्ट बनता है। ठीक है, तो इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ही लेके चलूँगा, चाहे बने चाहे मत बने हैंडसेट, लेकिन जो स्टेप से मैं ट्रेसिंग करता हूँ उसी स्टेप से इसको ले करके चलूँगा। ठीक है जी, तो ये तो पोर्ट बन गया। पोर्ट बनने के बाद में हम यूएमटी से आइडेंटिफाई लेके देख लेते हैं कि क्या है कंडीशन इसका। जी, अब इसके बाद मैं ओपन कर रहा हूँ यूएमटी। यूएमटी ओपन हो गया हमारा, तो पोर्ट ऑलरेडी बना हुआ है 9008 का यहाँ पर। और इसमें सबसे पहले मैं आइडेंटिफाई ले लेता हूँ क्या है कंडीशन। पोर्ट शायद ले रहा है, इन्फॉर्मेशन भी आएगा, दिख रहा है क्योंकि लोडिंग ले रहा है ये। तो आगे देखते हैं पूरा लेता है नहीं। इसमें लिख रहा है डिटेक्टिंग स्टोरेज टाइप फेल्ड। ठीक है, डिटेक्टिंग इसमें सीपीयू तक तो ओके दिखाया है, लेकिन ईएमसी में जा कर के ये डिटेक्ट नहीं ले पा रहा है आगे का। ठीक है, और पोर्ट बन रहा है। और इसमें एक कंफ्यूजन है मेरा, इस सेट के अंदर में एक चीज़ हो रहा है कि यदि सिस्टम ओके है तो हमारा चार्जिंग का जो सेक्शन है जिसमें हमारा एम्पियर लेना चाहिए, पावर की प्रेस कर रहे हैं तो ओनली 5-6 तक जा रहा है। प्लस हम जब डिटेक्टर में ले रहे हैं, यूएसबी डिटेक्टर में जो चार्जिंग का डिटेक्टर रहता है, तो उसमें भी 5 से 6 ही ले रहा है। ये दोनों कंडीशन में डीसी में भी और डिटेक्टर में भी सेम ले रहा है, और उसके ऊपर से ये पोर्ट भी बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो यूएमटी दिखा है इसमें तो हम ईएमसी की ओर जाने वाले हैं, ईएमसी के प्रॉब्लम हो सकता है बोल के। तो ईएमसी का प्रॉब्लम एक्चुअल में है कि नहीं वो चीज़ हमको सबसे पहले क्लियर करना है। तो सीक्वेंस के अनुसार से मैं चेक करता हूँ। अगर हमारे हैंडसेट के अंदर में पोर्ट बन रहा है तो डीसी में भी उतना सिस्टम जब बनता है तो कम से कम तो 15, 16, 18, 20, 22 तक करंट कंज्यूम होता ही होता है। लेकिन वो भी नहीं हो रहा है, क्योंकि हम जब पावर प्रेस कर रहे हैं तो 5-6 के आसपास में स्टेबल हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, डायग्राम के थ्रू से इसको एक एक करके एक एक स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस हैंडसेट का पीएस चेक करूँगा, इस हैंडसेट के अंदर में पीएस ओके है कि नहीं।
ये देखो यहाँ से मैंने पोर्ट बनाया था इसको, ये यहाँ का वोल्टेज पहले मैं एक बार मेजर कर लेता हूँ मीटर में था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 1.8 की वोल्टेज मेजरमेंट करता हूँ, तो यहाँ पर 1.8 बन रहा है। ठीक है जी, यहाँ की मेन जितने भी ये हमारा ये वी वेट का है, तो वी वेट तो अभी हम तो बैटरी लगाए नहीं है। ठीक है, बैटरी लगने के बाद में यहाँ पर वी वेट की जो वोल्टेज मिलता है, ठीक है, तो कोड भी बन रहा है लेकिन डायरेक्ट कोड नहीं बन रहा है। और यूएमटी से इंफॉर्मेशन में चिप नॉट डिटेक्टेड का एरर दे रहा है। तो इस कंडीशन में डायरेक्ट हमको यूएमसी में अटैक करने से पहले हम सबसे पहले मेजरमेंट कर लेता हूँ मैं यूएमसी के जितने भी सारे वोल्टेज हैं, यूएमसी को जो जो वोल्टेज चाहिए क्या प्रॉपर वहाँ पर उनको मिल रहा है। अब यहाँ पर मैं फंस इसमें रुका इसलिए हूँ यूएमसी के लिए कि ओनली 5 और 6 का जो सिस्टम चालू होने वाला सिस्टम है, वो 5 और 6 के पल में ओनली करंट जो ले रहा है, तो उतना में हमारा सिस्टम नहीं चालू होता, ना हैंडसेट भी नहीं चालू होने वाले। लेकिन फिलहाल पोर्ट बन रहा है। जब हम पोर्ट बना रहे हैं तो उस कंडीशन में उसको तो पूरा प्रॉपर सब लाइन सीपीयू को जब तक नहीं मिलेगा तब तक तो वो चालू नहीं होने वाला। ना सीपीयू को कोई भी चीज़ कमी हो रहा है तो पोर्ट नहीं बनाता। तो ऐसा कौन सा लाइन है जिसके बगैर भी सीपीयू चलेगा लेकिन सेट चालू नहीं होगा, वो लाइन को हमको ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो इसके अंदर मैं एक स्टेप डायग्राम के अनुसार से स्टेप बाय स्टेप चलने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यूएमसी की जो वोल्टेज है वो वोल्टेज की मेजरमेंट सबसे पहले क्लियर कर ले रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें पहले देख लेते हैं कि डायग्राम में कौन कौन सा लाइन हमको देखना है। ठीक है जी, पहले मैं डायग्राम में जाता हूँ, यूएमसी की जो वोल्टेज है सबसे पहले उसको मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में कंडीशन लगे तब तो हम यूएमसी उठाएंगे कि शॉर्टिंग है तब की कंडीशन में उठाएंगे। फिलहाल अभी मैं यूएमसी में नहीं जाऊँगा, यूएमसी में जाने से पहले मैं बाकी चीज़ क्लियर कर लूँगा, उसके बाद में मैं आगे बढ़ूँगा। ठीक है, तो हम फिर आ गए डायग्राम के अंदर में। डायग्राम के अंदर में यहाँ पर मैं यूएमसी आईसी के जितने भी वोल्टेज हैं मैं उसको क्लियर करूँगा। तो ये रहा हमारा यूएमसी। तो यूएमसी के अंदर में सबसे पहले तो एक 1.8 VREGL 1.8 इसको हमको तो चेक करने की ज़रूरत पड़ेगा। पढ़ने के लिए क्या पता यहीं का लाइन मिसिंग हो गया होगा तो भी हम क्लियर नहीं कर सकते। सबसे पहले मैं यहाँ पर C1701 ये चेक करूँगा। तो C1701 हमारा है पावर आईसी के पास। यहाँ पर 3 कैपेसिटर लगे हैं, उसके बीच वाला है वो। तो मैं तो एक याद रख रहा हूँ उस चीज़ को। यहाँ पर 3 कैपेसिटर है, उसके बाद बीच वाला है, ये भी आप याद रखिए, एक बीच वाला है ये। ठीक है, 1.8 यहाँ आना चाहिए। और 1.2 के जो वोल्टेज हैं जो रैम के लिए बनता है वो C1704। तो यहाँ पर C1714 है, 4 नहीं 1704। हमको बीच वाले को एक 1.8 चेक करना है, 4 देखना है ना, 1704 इंटर किया, यहाँ पर है उसी जगह में। इसके इस वाले जो छोटा से का आईसी दिया है उस आईसी के ऊपर में 3 कैपेसिटर हैं, कैपेसिटर के ऊपर में टीपी है, टीपी के जस्ट बगल में हमारा एक कैपेसिटर है C1704। यहाँ पर 1.2 के वोल्टेज मिलने चाहिए ओनली यूएसबी डाल के। ठीक है, बैटरी डालने की ज़रूरत नहीं है, यूएसबी डालते साथ ये वोल्टेज सब बनने चाहिए। तो पहले इस कैपेसिटर और इस कैपेसिटर दोनों को मैं पहले क्लियर कर ले रहा हूँ। तो मैं लगा दिया यूएसबी, और यूएसबी लगाने के बाद में सबसे पहले बीच वाले कैपेसिटर को हम चेक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर 1.8 वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक है, ये ओके है। और ये वाला कैपेसिटर में हमारा 1.2 आना चाहिए। तो इसके साइड कौन से देखने दो, हाँ यहाँ पर भी ठीक है, समथिंग 1.2 के वोल्टेज, ये दोनों वोल्टेज ओके है। ठीक है, उसके बाद में फिर से आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट के अंदर में हमारा पोटेंट वोल्टेज मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ, 2.8 की लाइन है, एक C1728 कॉफी किया 2.8 की लाइन है ये। ठीक है, 2.9 लिखा हुआ है इसमें। और यहाँ पर मैं इसको सर्च में लेता हूँ, तो ये ऊपर में लगा हुआ है जस्ट उसी जगह में। यहाँ पर हमारा C1728 वही है ना, 1728, हाँ 1728 के अंदर में एक
कैपेसिटर के अंदर में 2.9 आना चाहिए। और एक तो ले लेते हैं, ये तो VRGL 5 1.8 यहाँ पर आ ही रहा है। और एक और वोल्टेज यहाँ पर V रिफरेंस यानी कि VREF LPDDR3, यहाँ पर हमको वोल्टेज मेजरमेंट करना है 0.60, जो रिफरेंस वोल्टेज होता है रैम का। तो ये भी वोल्टेज हमको मिलना चाहिए, रैम के रिफरेंस जो वोल्टेज रहते हैं 0.60। तो इसको भी मैं सर्च कर लेता हूँ। एक तो इसमें 2.8 चेक करना है और एक इस वाले में हम रिफरेंस वोल्टेज 0.60 चेक करना है, ये दो है। ठीक है, तो फिर से मैं आ जा रहा हूँ बोर्ड के अंदर में। तो यहाँ पर ये वाला जो कैपेसिटर है, एक मिनट, मेरा माउस शायद ये वाला बोल रहा हूँ, लेकिन माउस कर्सर कहाँ तक होगा जी, तो हाथ से ही दिखाना पड़ेगा। एक मिनट, हमको यहाँ पर मिलना चाहिए 2.8 की वोल्टेज, और यहाँ पर हमको चेक करना है 0.60 ये वाले कैपेसिटर में। ठीक है, एक बार और मैं डायग्राम में एक बार और देख के क्लियर कर रहा हूँ। ये C1736 और ये C1728, 36 और 28, 0.60 और 2.9 वोल्टेज। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं सबसे पहले इस कैपेसिटर में 2.9 के वोल्टेज। तो ये 2.8 परफेक्ट आ रहा है वोल्टेज। अब चेक करते हैं 0.60, तो ये वाली लाइन हमारा 0.60 के है। ठीक है, तो ये भी आ रहा है 0.59, मतलब ये भी 0.60 की वोल्टेज। ये हमारे एमएमसी के अंदर में जितने भी वोल्टेज है वो पूरा प्रॉपर ओके है, वोल्टेज में कोई कमी नहीं दिखाई दे रहा है, वोल्टेज तो प्रॉपर आया। अब हम जब पावर प्रेस कर रहे हैं तो ये पावर का जो बूट है आगे होना चाहिए, जो जाना चाहिए, जो करंट कंज्यूम होना चाहिए, वो ले क्यों नहीं रहा है, उस चीज़ को देखना है। तो सबसे पहले मैं इसके लिए एमएमसी में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हैंडसेट हमारा डायरेक्ट टीडीएल नहीं बना रहा है। हम टीपी को शॉर्ट करने के बाद में ये डायरेक्ट टीडीएल बन रहा है, लेकिन यूएमडी जब इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो डिटेक्टिंग चिप नॉट होके दिखा रहा है। ठीक है, और दूसरी बात, इसमें जो करंट की कंज्यूम होने की जो हो रहा है इसके अंदर में, तो कम से कम हम चार्जर जब इनपुट कर रहे हैं तो चार्जिंग का तो कम से कम एम्पियर लेना चाहिए, तो वो भी नहीं ले रहा है। हम पावर प्रेस कर रहे हैं तो पर भी 5.6 ही जा रहा है। और यदि पोर्ट नहीं बनता तो डायरेक्ट हम उस साइड में जाना स्टार्ट करते पावर के वोल्टेज को चेक करते करते। जैसे कि मान लीजिए अभी हमारा पोर्ट नहीं बनता तो हम क्या करते, पावर के सारे इनपुट और आउटपुट की वोल्टेज चेक करते। ठीक है, उसके बाद में हम आगे बढ़ते, तब हम सीपीयू ओर जा सकते हैं। तो उसी प्रोसेस से इसको भी करेंगे हम। किस लिए करूँगा, क्योंकि पोर्ट बन रहा है उसके बावजूद, लेकिन हमारा जो पावर प्रेस करने से 5 तक ही जा रहा है, और डिटेक्टर में भी 5 से विथ बैटरी और विदाउट बैटरी दोनों कंडीशन में हमारा 5 तक ही ले रहा है, उसमें कोई भी अलग से हलचल नहीं हो रहा है, दोनों कंडीशन में सेम हो रहा है। तो सबसे पहले मैं पावर के सारे बग को चेक कर दे रहा हूँ, सही से आउटपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इनपुट सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद में जो मैं इसकी जो ट्रेसिंग जो कर रहा हूँ, वो एक पावर आईसी के सीक्वेंस देखने के लिए जो तरीके यूज करते हैं, जानने के लिए कि हमारा सही से पावर के आउटपुट वोल्टेज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उसको जिस तरीके से करते हैं चेक, उसी तरीके से इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करते जा रहा हूँ, ताकि आपको भी कुछ इसके अंदर में बेनिफिट मिलते जाए बोल के इसको स्टेप बाय स्टेप ही करते जा रहा हूँ। यदि हमारे आउटपुट के वोल्टेज नहीं मिलेंगे तब हम पावर के आसपास में काम करना शुरू करेंगे। लेकिन फिलहाल पोर्ट बन रहा है ना, इसलिए कई बार आपको बता रहा हूँ कि पोर्ट बन रहा है। पावर जब तक सारे वोल्टेज नहीं देगा तब तक वो पोर्ट तो नहीं बनाता, लेकिन पोर्ट बना रहा है। लेकिन जब हम पावर प्रेस कर रहे हैं तो पावर में भी हलचल नहीं होता, तो हम पावर की साइड देखते हैं, लेकिन पावर हलचल हो करके वो तो 10 के आसपास जा रहा है, उसके बाद 5 में आकर के रुक जा रहा है। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं पावर के जितने भी इनपुट और आउटपुट बक है और वीपीएच इनपुट होता है वो सारे मैं चेक करूँगा। तो देखिए मीटर में भी ध्यान दीजिएगा, ये जो कैपेसिटर लगे रहते हैं पावर के आसपास में, ये सारे वीपीएच होते हैं जो इनपुट वोल्टेज होते हैं पावर आईसी की। ठीक है जी, कई सारे वीपीएच इसके अंदर में जितने भी बक लगे हुए हैं वो सारे बक सर्किट के लिए इनपुट वोल्टेज बन के आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सारे इनपुट वोल्टेज को मैं चेक करता हूँ, क्या इसमें वीपीएच बन रहा है। वीपीएच की जो वोल्टेज है, वीपीएच की वोल्टेज लगभग
3.1 के वोल्टेज इसमें आसपास में बन रहा है, मतलब इनपुट वोल्टेज आ रहा है वीपीएच का, ठीक है। लेकिन हमारे जब बैटरी लगा रहे हैं तो हमारा करंट जो कंज्यूम होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सारे वोल्टेज कैपेसिटर में आउटपुट यानी कि इनपुट इसका ओके है। अब कॉइल सबको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए कोई छेड़खानी नहीं हुआ है, ना कोई छेड़ा भी नहीं है इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं एक एक करके कॉइल को चेक करता हूँ। यहाँ पर आया 1.2, यहाँ पर आया 0.73, यहाँ पर आया 0.7, भाई 70 वोल्टेज ही है, और यहाँ पर आया 0.75, यहाँ पर आया 74, यहाँ पर आया कुछ नहीं। ये कॉइल है, यहाँ पर वोल्टेज शायद देखने के लिए नहीं मिल रहा है, लेकिन एक कॉइल में तो आपका वोल्टेज बनेगा भी नहीं। जो मॉडेम के जो कॉइल रहते हैं उस वाले कॉइल में आपको वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी सब में मिलेगा आपको। यहाँ पर 2.0 वाली वोल्टेज की कॉइल ये है। तो यहाँ तक कि सारे बक में आउटपुट हो रहा है, बस एक बक कॉइल छोड़ के। क्या इस बक कॉइल को देखते हैं, ये बक कॉइल कौन सा है, ठीक है, क्यों आउटपुट नहीं कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ये अगर यदि मॉडेम का है तो मॉडेम का है तो हमारा आउटपुट होगा भी नहीं। जब हम सिम डालते हैं तब की कंडीशन में हमारा आउटपुट होता है, ठीक है जी। तो इसके अंदर में हम जाते हैं और देखते हैं यहाँ पर पावर आईसी में चले गए। अब पावर आईसी की L1401 ये वाला बक कॉइल है जिसमें हमारा आउटपुट नहीं हो रहा है। ये देखो, ये VREG S1 की लाइन है जिसमें 0.86 के वोल्टेज बनने चाहिए, तो वो भी यहाँ पर नहीं बन रहा है। तो ये लाइन कौन सा है और किस चीज़ के लिए वो जा रहा है हम उसको देखेंगे। हम ये उसका फीडबैक लाइन है, ठीक है। ये आया यहाँ पर CPU के अंदर में, और ये देखिए ये है लाइन हमारा मॉडेम का। ये वोल्टेज कब बनेगा, जब हम सिम इनपुट करते हैं ना उसके बाद में ये वोल्टेज बनता है। तो हमारा यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिला। अब इसके 1.8 2.8 की वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि हमारे 1.8 तो हम ऑलरेडी चेक कर लिए, 2.8 भी चेक कर लिए, लेकिन पावर आईसी की नियर बाय अगर कोई कंपोनेंट दिखता है तो उसको हम चेक कर लेते हैं। बाकी ये सारे वोल्टेज तो आ रहे हैं। हम LDO वोल्टेज एक दो मेजरमेंट कर लेते हैं। ये इसके अंदर में मेजरमेंट करने, ये जेनरिक हमारा L5 तो हम देख ही लिए, यहाँ पर 1.8 की वोल्टेज बन ही रहा है, ठीक है। और आसपास में वोल्टेज इसमें एक LDO, अगर कोई LDO को लेकर के पकड़ चलूँगा तो वहाँ पर हमको वोल्टेज देखने में दिक्कत इसलिए होगा क्योंकि बहुत सारे LDO इनेबल सिग्नल के बाद में आउटपुट कराते हैं, ठीक है। तो मैं इसके आसपास में 2.0 तो बन ही रहा है जहाँ पर आपको LDO चालू करेगा, और इसीलिए हमारे TP में हम क्लियर कर लेते हैं। ये TP के हमारे 1.8 की वोल्टेज, यहाँ पर हमारे वोल्टेज बन रहा है तब की कंडीशन में हमारा ये सेट बूट कर रहा है, जो 9008 का जो बूट कर रहा है, ठीक है। तो ये भी जेनरिक वोल्टेज बन रहा है। ये वोल्टेज कहाँ से बन रहा है इसको अगर चेक करना है तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर TP में पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर जब आए थे यहाँ पर देखिए VREG L5 1.8 बना ही रहा है क्योंकि हम वहाँ पर 1.8 की वोल्टेज चेक कर चुके हैं, ठीक है। तो ये सारे वोल्टेज यदि कंफर्म ओके तरीके से यदि यहाँ पर आउटपुट बन रहा है तब की कंडीशन में पोर्ट बन रहा है। तो लगभग हमारे पावर आईसी के जो आउटपुट सारे वोल्टेज हैं लगभग सही ही है। यहाँ पर कोई ऐसा चीज़ मिसिंग है जो चीज़ वोल्टेज के अनुसार से नहीं है। तो इसके अंदर में हम छोड़े क्या चीज़ें हैं, हम एक चीज़ क्लियर करते हैं पहले PS होल्डर कि PS होल्डर हमारा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सबसे पहले पावर आईसी के मैं जेनरिक सेक्शन में चला जाता हूँ और सबसे पहले मैं पावर आईसी के PS चेक कर लेता हूँ क्या यहाँ पर PS होल्डर बन रहा है। तो ये हमारे 52 नंबर में पावर आईसी हमारा PM439, इसके 52 नंबर में हमारा है PS होल्डर। यहाँ पर हमको 1.8 की वोल्टेज मिलने चाहिए, ठीक है जी। तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ यहाँ पर और पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद में कहाँ गए जी, कहाँ से किधर गया, अच्छा ये देखिए यहाँ पर 1305 का ये कैपेसिटर लगा हुआ है जहाँ पर कैपेसिटर NC किया गया है डायग्राम के अनुसार से। ये देखिए यहाँ पर NC मतलब हो गया हमारा नॉट कनेक्शन।
तो ये C1305 में हमको 1.8 की वोल्टेज मिलना चाहिए, तब हम मानेंगे कि पावर के जितने आउटपुट जो वोल्टेज होते हैं वो वोल्टेज आउटपुट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में हम जो सीक्वेंस के 8 के अनुसार से हम 100 की लाइन जो क्रिस्टल के जो आउटपुट वोल्टेज हैं, आपके आरटीसी क्रिस्टल के फ्रीक्वेंसी है, ये दोनों मेजरमेंट करेंगे। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, क्या इसमें हमारा वोल्टेज मिल रहा है C1305 में। ठीक है, अब आते हैं इसके अंदर में। तो शायद बोर्ड को पलटाना पड़ेगा मेरे को, उस साइड में है, मैं बोर्ड को पलटा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा PS होल्ड जगह मिल गया। ये है हमारे PS होल्डर की जगह, जहाँ पर हमको ये देखिए यहाँ पर NC किया गया है, और ये कैपेसिटर के जस्ट बगल में। तो ये हमारा एक रह गया ग्राउंड, और ये रहेगा हमारा 1.8। यहाँ पर PS होल्ड भी फिक्स है, और रन भी कंडीशन नहीं दिखा रहा है। 1.7 की प्रॉपर कंटिन्यू वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, इसके बाद में हम 100 की लाइन जो हमारा क्रिस्टल की लाइन है उस चीज़ को क्लियर करेंगे। तो फिर मैं डायग्राम में जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को आरटीसी क्रिस्टल के जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है उसको हमको चेक करना पड़ेगा कि हमारा वहाँ पर आउटपुट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब यहाँ पर आया मैं, यहाँ पर आने के बाद में डायग्राम के अंदर में सबसे पहले ये जो हमारे क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल की आउटपुट चेक करेंगे। तो हमको क्रिस्टल में आउटपुट चेक करने की ज़रूरत नहीं है, जो ये पावर आईसी आउटपुट कराता है उस चीज़ को हम चेक कर लेंगे कि यहाँ से आउटपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये बीबी क्लॉक जो होता है हमारे सीपीयू में जाता है, जो R1314 की रजिस्टर लगा हुआ है 0 ohms का। तो यहाँ पर हम मेजरमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जितने मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल है उतना मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है डीएसओ के अंदर में। बस होता यह है कि जब डिस्प्ले या वोल्टेज यदि रन के कंडीशन में आपको प्रॉपर जितना है उतना नहीं मिल पाता। ये देखिए यहाँ पर 19 मेगा लिखा हुआ है, तो ये 19.2 मेगाहर्ट्ज का ज़्यादातर ये क्रिस्टल रहता है। तो हम क्रिस्टल को भी देख लेंगे। तो हम ये रजिस्टर में सबसे पहले चेक करेंगे 19 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, जो हमारे सिस्टम को चालू करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, और इसके बाद दूसरे चेक करेंगे स्लिप क्लॉक, जो होता है आरटीसी क्रिस्टल। तो यहाँ पर आरटीसी क्रिस्टल देख लेते हैं। ये रहा आरटीसी क्रिस्टल स्लिप क्लॉक। अब ये क्रिस्टल कहाँ पर है बोलोगे तो आपको बोर्ड के अंदर में आजकल देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये सब पावर आईसी के अंदर में इंटरनल रहता है, जो आरटीसी क्रिस्टल रहता है। जो ये स्लिप CL के लिखा हुआ है, तो ये कोई स्लिप मोड में जाने के लिए नहीं है। ठीक है, ये आरटीसी क्रिस्टल की आउटपुट लाइन होती है, जहाँ पर हमको 32 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चेक करना होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर R1311 के अंदर में हमको चेक करना है 32 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर हमको चेक करना है कहाँ गए जी, सॉरी ये है R1314 और 1311, ये दोनों के अंदर में हमको 1314 के अंदर में 19 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चेक करना है, और R1311 में हमको 32 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चेक करना है। तो हमारे ये 19.2 मेगाहर्ट्ज वाली तो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हमारी जो स्लिप CLK की लाइन होता है, जो आउटपुट होता है आरटीसी क्रिस्टल का, वो हमेशा सब दिन आपको 32 किलोहर्ट्ज ही देखने के लिए मिलेगा। उसमें आपको कम ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी चेक करोगे, कोई भी एनसेट के अंदर में अगर चेक करोगे आरटीसी क्रिस्टल वाली को, तो आपको 32 किलोहर्ट्ज ही देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, वो आपकी सुविधा के अनुसार से है। मेरे पास में DSO है, तो मैं DSO के माध्यम से मैं आपको चेक करके बताऊँगा कि ये दोनों में प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले R1314 वाले लाइन को सबसे पहले देखते हैं, ये कहाँ पर लगा हुआ है, इसको चेक करेंगे। कहाँ गया जी, थोड़ा सा बड़ा करके फिर नेक्स्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर है, कहाँ पर लगा है, हाँ, जहाँ पर हम लोग PS होल्डर चेक किए थे उसी के ऊपर में 3 कैपेसिटर दिख रहे हैं। कैपेसिटर के ऊपर में फिर एक कैपेसिटर है, उसके ऊपर में एक रजिस्टर है। ये बड़ा वाला कैपेसिटर याद रखिए, इसके ऊपर में ये 2 कंपोनेंट है, जिसमें एक रजिस्टर है, कैपेसिटर। तो रजिस्टर में हमको चेक करना है 19.2 मतलब 19 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हमको चेक करना है, जो हमारा ये R1314 है। ठीक है, इसमें कैपेसिटर भी का जगह दिया हुआ है, जो NC लिखा हुआ है।
तो C1309 में भी हम चेक कर सकते हैं, यहीं पर होगा C1309, C1309 हाँ दिया जी। चलो हटाओ, हम रजिस्टर में ही चेक करते हैं, ये कैपेसिटर में नहीं जाएंगे। हम इस 1314 के अंदर में सबसे पहले 19.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये चीज़ को मेरे को सेट करना पड़ेगा, मेरे को DSO चालू करना पड़ेगा। एक मिनट, एक मिनट, इसको DSO के साइड में कर देता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए DSO में तो सेट कर दिया DSO को। अब काम करते हैं, पहले मैं मिला लेता हूँ इसको। तो सबसे पहले मैं 19.2 मेगाहर्ट्ज वाली जो रजिस्टर है उसको सबसे पहले मैं चेक करूँगा। ये अच्छा CPU साइड में है हमारा, तो इसको पलटा देता हूँ। यहाँ पर जो हम देखे थे वो मैं भी भूल गया जी, यहाँ पर कहाँ पर हमको चेक करना है, थोड़ा सा मैं फिर से जा रहा हूँ उसमें। ये आ गया डायग्राम में, और 1314 ये था आपका 1314 ये था, ठीक ठीक। ये जो बड़ा कैपेसिटर है ये वाला रजिस्टर था हमारा R1314, तो और 1314 ठीक है, जगह मिल गया। डिस्प्ले कैप्चर के अंदर फिर आ गया मैं। यहाँ पर जो हमारा चेक करना है हमको ये वाले रजिस्टर में चेक करना है, ठीक है। थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूँ, ये देखिए थोड़ा सा खिसका दे रहा हूँ। सबसे पहले मैंने ग्राउंड दे दिया। ज़्यादातर हाथ कभी भी ऐसे चेक करते वक्त ना हाथ ज़्यादातर नहीं पड़ना चाहिए बोर्ड में, क्योंकि उसका भी आता है। ये देखिए ये बड़ा वाला कैपेसिटर है, इसके ऊपर में 2 कैपेसिटर, उसके बाद ये वाला कैपेसिटर, उसके बाद में ये वाला रजिस्टर है। तो ये रजिस्टर के अंदर में हमको 19 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हमको मिलनी चाहिए, जो हमारी आ रही 19 मेगाहर्ट्ज। देखिए वहाँ पर DSO में शायद आपको क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन यहाँ पर पूरे बन रहा है 19 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। थोड़ा सा इसको क्लियर करने का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है ये देखिए जो सिग्नल भी बन रहा है उसको, एक मिनट। हेलो हेलो, 2 मिनट मैं रिंग कर रहा हूँ सर, 2 मिनट टाइम दो। ये हो गए आपके ये देखिए यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी 19.2 मेगाहर्ट्ज बन रहा है। मैं इसको कैसे चेक कराऊँ जी, आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, मेरे को खुद को नहीं दिख रहा है यहाँ मॉनिटर के अंदर में, लेकिन ये हमारा है 19.2 मेगाहर्ट्ज। यहाँ पर नहीं दिख रहा, तो देखता हूँ। देखिए क्लियर दिख रहा होगा, तो यहाँ पर करेक्ट 19.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बन रहा है।
ठीक है, ऊपर वाले जो पॉइंट है उसी में लिखा आएगा 19.2 मेगाहर्ट्ज की। यहाँ पर हमारे स्विचिंग हो रहा है। स्विचिंग के साथ में, स्विचिंग बोलता हूँ, आपकी क्रिस्टल की जो आउटपुट जो निकलना है वो यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, मैं ठीक, अब हटा दिया। अब हम चेक करते हैं स्लिप क्लॉक की लाइन को। ठीक है, स्लिप क्लॉक में आप देखिए, इसमें हमको तो 32 में 19.2 मेगाहर्ट्ज भी मिल गया। अब हमको आरटीसी क्रिस्टल चेक करना है। आरटीसी चेक कर रहा हूँ तो R1311 हमारा ये सीपीयू के पास में है, जिसमें हमको मिलना चाहिए 32 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको भी डीएसओ में क्लियर करते हैं। इसमें तो हमारा ऑलरेडी 19.2 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मिल रहा है। उसके बाद हमको यहाँ पर मिलना चाहिए 32 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, जो है हमारे स्लिप क्लॉक की लाइन, जो आरटीसी क्रिस्टल की आउटपुट है। ठीक है जी, आरटीसी क्रिस्टल फिर बता रहा हूँ, इसके अंदर में आपको आरटीसी क्रिस्टल वाली लाइन का आउटपुट लाइन है, ये डायरेक्ट जाता है हमारे सीपीयू के अंदर में, और ये भी जाता है डायरेक्ट सीपीयू के अंदर में। तो ये क्रिस्टल के लिए तो हमको यहाँ पर बोर्ड के अंदर में हमको क्रिस्टल देखने के लिए मिल जाएगा। X1302 का जो नंबर है, मैं क्रिस्टल भी दिखा दूंगा। लेकिन आरटीसी इसके अंदर में ऑलरेडी फिक्स है, इंटरनल फिक्स है, तो वो आउटपुट ही निकलेगा जो लाइन रहता है हमारा स्लिप क्लॉक का। तो हम चेक कर लेते हैं, ये कंपोनेंट मैंने चेक किया तो ये हमारे सीपीयू के पास में मिल रहा है, जो है R1311, जो इस डायोड के बाद में 2 NC है, उसके बाद एक कैपेसिटर है, उसके बाद एक रजिस्टर है। तो 1 2 3 4, चौथा चेक करते हैं इसके अंदर में। फिर से आता हूँ मैं बोर्ड के अंदर में, और डिस्प्ले कैप्चर को बंद करके सीपीयू के पास में हम चौथे नंबर में अब चेक करते हैं। मैं किस साइड में जाऊँ जी? अब इसको भी मैं दे देता हूँ ग्राउंड देने के बाद में, ग्राउंड कहाँ से जी निकल रहा है। एक मिनट, ये हो गया आपका ग्राउंड। में एक बोर्ड में यहाँ से क्लिक में दे देता हूँ, यहाँ से ग्राउंड फिक्स हो जाएगा ये। उसके बाद में यहाँ पर गिनती करते हैं, ये हमारा डायोड के चिन्ह है, यहाँ पर समझ नहीं आया। हमको इस हैंडसेट का जो चीज़ प्रॉब्लम हुआ है वो मिल चुका है यहाँ से। ये जो रजिस्टर है हमारा, ये टूटा हुआ है। यहाँ पर डायोड की जगह दिया है, डायोड के बाद में एक दो जगह खाली है, उसके बाद में बीच में एक रजिस्टर है जो ऑलरेडी टूटा हुआ है। ठीक है, ये है हमारा स्लिप क्लॉक। और स्लिप क्लॉक के अंदर में बीबी क्लॉक हो चाहे स्लिप क्लॉक हो, दोनों के अगर लाइन यदि मिसिंग है तो हमारा हैंडसेट चालू नहीं होने वाला, इतना याद रखिएगा। ये सीपीयू में हमारा स्लिप क्लॉक नहीं जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ये दिख रहा है कि ये टूटा हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर आधा टुकड़ा भी दिख रहा है, ये जाली तोड़ने से ही तोड़ा गया है इसके अंदर में। जब वो काम कर रहा था, जो काउंटर वाला दिया है, तो वो इसको जाली को उतारा है, उतारने के बाद में ये रजिस्टर उससे टूटा हुआ है। तो इसके अंदर में फिर से एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, मैं थोड़ा सा चेक करके देखता हूँ क्या यही है कि दूसरा वाला है। यहाँ पर लाइन से जो बने हुए हैं उसके अनुसार से चेक करेंगे तो यहाँ पर एक रजिस्टर, 2 कैपेसिटर, 2 रजिस्टर। ठीक है, 3 2 5 5 के बाद छठवां जो बीच में है। फिर से मैं एक बार डिस्प्ले में जाता हूँ, एक रजिस्टर, 2 कैपेसिटर, फिर 2 रजिस्टर। तो 1 2 3 4 5 यही है बीच का। इसके अंदर में जो बीमारी है हमको मिल चुका ना। फिलहाल हम चालू होगा सेट कि नहीं होगा वो तो बाद में देखेंगे फिलहाल, लेकिन ये टूटा हुआ हमको मिल चुका ना, और हमारा प्रॉब्लम यहीं से लगभग क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा रजिस्टर, ये टूटा हुआ, ये देखिए प्रॉब्लम कैसे खड़ा हुआ यहाँ से। ये अब यहाँ पर मैं इसमें तो एक साइड में आना चाहिए हमारा जो 32 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, तो कौन सा साइड में आना चाहिए उसको देख लेते हैं। ये देखिए एक साइड में हमारा
आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा बनना चाहिए 32 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। ये रहा, ये देखिए यहाँ पर जो 32 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बन रहा है, लेकिन इसी के हम दूसरे साइड में चेक करेंगे तो वो नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 0 ohms की हमेशा रजिस्टर यूज करता है। यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं बन रहा है, और यहाँ पर हमारा 32 किलोहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो हमारा लगभग मेरे हिसाब से प्रॉब्लम हमारा यहीं से क्लियर हो जाएगा, शायद आगे नहीं जाना पड़ेगा। तो 0 ohms का सबसे ज़्यादा यूज होता है। इसमें कितने किलो ohms का यूज हुआ है मैंने चेक नहीं किया अभी। बीबी क्लॉक भी हमारा 0R लिखा हुआ है, और स्लिप क्लॉक हमारा 0R लिखा है। इसको हम शॉर्ट कर देंगे तो पर भी हमारा हैंडसेट चल जाएगा। ठीक है, ये भी लाइन अगर मिसिंग हो गया तो हमारा हैंडसेट डेड है। और इसका रिएक्शन देखिए, पोर्ट भी बन रहा है ये लाइन ब्रेक होने से, और क्या बोलते हैं, पावर प्रेस करने से ओनली 5 तक जा रहा है। डिटेक्टर में भी चार्जिंग का कोई भी एम्पियर शो नहीं कर रहा है। जो प्रॉब्लम हमारा स्लिप CLK के अंदर से हो रहा है, इसको क्लियर करेंगे आगे चल के फिलहाल। लेकिन दोनों लाइन को आपको सबसे पहले मैं क्लियर करवा देता हूँ कि ये हमारा BB क्लॉक है, BB CLK 1 कॉपी किया, इसको मैंने पेस्ट किया, और इसको चेक करके दिखा रहा हूँ कहाँ जा रहा है ये। ये आया हमारे CPU के अंदर में। CPU का नंबर हमारा है U1001। ठीक है, तो ये हमारा CPU का U1001 ये है। ठीक है जी, अब इसके बाद में फिर से नेक्स्ट मैं उसी जगह में चला जाता हूँ। फिर आ गए हम उसी जगह में। अब हम देखते हैं स्लिप क्लॉक की लाइन की कहाँ गया, कैसे गया। तो मैं इस चीज़ को कॉपी कर लिया, कॉपी किया, और यहाँ पर मैं पेस्ट किया, और नेक्स्ट किया, फिर नेक्स्ट किया। इसमें और अदर सेक्शन में नहीं जाने वाला, शायद नेक्स्ट नहीं हो पाया। यहाँ आया CLK 1 अंदर लिखा, ये तो वहीं इसका लाइन है। ये आया देखिए CPU के अंदर में। स्लिप क्लॉक के जो लाइन होते हैं वो डायरेक्ट BB क्लॉक और स्लिप क्लॉक का लाइन अदर जगह नहीं जाने वाले, वो दोनों लाइन डायरेक्ट CPU के लिए ही होते हैं। उससे छोड़ करके जहाँ पर हमारा WTR नेटवर्क सेक्शन के लिए जो फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड किया जाता है वो लाइन अलग रहता है। उसमें WTR 100 लिखा रहता है, और WCN 100 लिखा रहता है, वो वाईफाई ब्लूटूथ सेक्शन के लिए जाता है। तो ये हमारा स्लिप CLK CPU में आ रहा है। ठीक है, और ये BB क्लॉक हमारे CPU में आ रहा है। ये हम पहले चेक किए हैं, जिसमें 19.2 मेगाहर्ट्ज बन रहा था, और इसमें 32 किलोहर्ट्ज बन रहा है, जिसका रजिस्टर हमारा टूटा हुआ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको शॉर्ट करते हैं, और शॉर्ट करके देखते हैं कंडीशन क्या हुआ है हैंडसेट के अंदर में। मैं इसको अब छोटा कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा मैं क्लीन कर लेता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने उसको शॉर्ट कर दिया। अब उसके बाद में हम हैंडसेट को चालू करते हैं, जिसमें मैं ये स्क्रीन को मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले मैं बैटरी नहीं डाल रहा हूँ। मैं पहले USB का रीडिंग सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ क्या है कंडीशन, पहले का कंडीशन और आपका कंडीशन में क्या क्या डिफरेंट है, क्या क्या अंतर है। सबसे पहले मैं डिटेक्टर में लेके गया, मैं डिटेक्टर थोड़ा साइड कर देता हूँ। ये देखिए DSO बंद कर देता हूँ, ज़रूरत नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो रीडिंग ले रहा था, ठीक है, जो ये वाला रीडिंग है आपका, ये रीडिंग के अंदर में कितना ले रहा है विदाउट बैटरी। देखिए यहाँ पर रन स्टार्ट हो गया ना, 15-16 के आसपास में जा रहा है, और डिस्प्ले में हमारा
लोगो भी आना स्टार्ट हो गया ना, विदाउट बैटरी है ना ये देखिए। ठीक है, लगभग हमारे हिसाब से ये हैंडसेट चालू हो चुका ना। और विद बैटरी देख रहा हूँ, विद बैटरी के अंदर देखिए 46 के आसपास में एम्पियर लेना स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पर लोगो भी आ गए, और यहाँ पर 42 के एम्पियर 51.40 चार्जिंग भी लगभग ओके हो चुकी। यहाँ पर 1.40 1.28 के आसपास में एम्पियर लेना स्टार्ट कर दिया ना। ठीक है, 18% यहाँ पर चार्जिंग भी शो कर रहा है। अब इस हैंडसेट को अब चालू करते हैं। बटन यहाँ पर सही से नहीं दब रहा है शायद, इसलिए चार्जिंग केबल में निकाल दिया। ठीक है, हमारा हैंडसेट चालू भी हो गया। और एक बार फिर से चेक करवा दे रहा हूँ आपको, जो रजिस्टर हमारा हम शॉर्टिंग किए उस चीज़ को, ये सेट हमारा ओके चल रहा है। ठीक है, अब इसी को मैं चेक कर रहा हूँ इसके अंदर में, तो पलटाना पड़ेगा मेरे को बोर्ड को। मैं ये हैंडसेट ऑन हो रहा है, यहाँ पर मैंने पलटा दिया, पलटा के यहाँ पर लेके जा रहा हूँ। ये देखो सेट ऑन भी हो गया, आवाज़ से ये देखिए। ठीक है जी, जो सेटिंग किए हैं वही वाला हैंडसेट है, और हमारा हैंडसेट चालू भी हो चुका। चार्जिंग कम है इसलिए चार्जिंग का सिंबल भी दिखा रहा है, और 18% हमारा चार्जिंग भी है। ठीक है, ये लगभग ओके है। तो ये क्या है, जब कभी भी स्टेप बाय स्टेप से अगर आप ट्रेसिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक मिनट में चार्जिंग लगा छोड़ देता हूँ। देखो ये हैंडसेट मैं सोच रहा था इसके अंदर में कि इमएमसी ही प्रॉब्लम है, क्योंकि डिटेक्शन चिप नॉट डिटेक्टेड दिखा रहा है। लेकिन डाउट यहाँ पर हो रहा था कि उतना कम पावर दबाने से उतना कम डीसी में ले रहा है, उतना कम तो नहीं लेना चाहिए ना। इसलिए थोड़ा सा डाउट की वजह से मैं सीक्वेंस के अनुसार से चलने की कोशिश किया हूँ, और ये पकड़ भी आ चुका, क्योंकि वो जाली तोड़ने की वजह से ही डेट किया है सामने वाला। ठीक है, और क्या प्रॉब्लम से आया तो वो मेरे को कंफर्म नहीं है, अभी सेट को पूरे चेक करेंगे तब पता चलेगा कि और कुछ प्रॉब्लम है इसके अंदर। फिलहाल तो हमारा डेट था, वो डेट कंप्लीट हो गया। अब देखिए, तो कोई भी सेक्शन के अंदर में आप अगर तुक्के की पर्पस में अगर करना चाहोगे, तो तुक्का एक अलग चीज़ होता है, जिसमें 10 में से 2 बन गया वो चीज़ अलग है, लेकिन मीटर उठा करके ही करोगे वही परफेक्ट है। उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है परफेक्ट ट्रेसिंग करने में, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर आप ट्रेसिंग करते गए ना, तो वो हैंडसेट ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा आपकी मेहनत से। आप लोग तो सबसे ज़्यादा अभी की डेट में हैंड प्रैक्टिकल में ध्यान दे रहे हो। जितने भी लड़के, सबसे पहले मेरे पास में क्लास के लिए भी फ़ोन आएगा, सबसे पहले डुअल टेकर पूछता है कि डुअल टेकर करा रहे हो कि नहीं करा रहे हो। मैं ये बोलता हूँ कि डुअल टेकर तो सब चीज़ करा रहा हूँ, दिक्कत नहीं है मेरे जगह में, लेकिन फ़िलहाल सामने वाले को जितना ज़्यादा डुअल टेकर ज़रूरत है, उससे ज़्यादा उसको ट्रेसिंग ज़रूरत है। जब अभी फ़िलहाल तो आप कोई भी हैंग ऑन लोगों में सैमसंग डुअल टेकर आया, डायरेक्ट वो समझ जा रहा है कि हमारे रैम से प्रॉब्लम है, सीपीयू उठाया कर दिया। और आगे के फ्यूचर में अब सेट ये तो बंद हो रहा है, अब दूसरे टाइप के आ रहे हैं, जिसमें आपको फॉल्ट फाइंडिंग क्लियर करने के बाद में उसमें काम करोगे। हर एक चीज़ में थोड़ी ना हर एक सेट आते रहेगा तो उसमें सीपीयू उठा करके रैम उठा करके करते रहोगे। ये फॉल्ट फाइंडिंग से क्लियर होगा, और डायग्राम बेस से ही आगे काम सही से हो पाएगा, क्योंकि डायग्राम बेस से एक एक पॉइंट हमको भी पता चलता है। हम भी कोई हीरो नहीं है, जब तक हमारे पास डायग्राम नहीं है तो दूसरे डायग्राम की मदद से जब हम करते हैं तो आधे घंटे की जगह में 1 घंटे में काम होता है। ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि झूठ बोलोगे क्या मतलब का, जो रियलिटी है वो रियलिटी है मार्केट के अंदर में। और बल्कि मेरे को भी तो ये सेट बना के अभी खुशी हुआ कि ये प्रॉब्लम किस जगह में था। मैं सोचा भी नहीं था कि ऐसी जगह में प्रॉब्लम निकलेगा ये, लेकिन प्रॉब्लम कहीं से भी निकल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि छोटा चीज़ है कि छोटा लाइन है, वही छोटा कुछ चीज़ को हम स्किप करके चलते हैं, उसी में फंसते हैं हम फंसने के लिए। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताइएगा। मेरे को तो बनाने में बढ़िया लगा। फिलहाल आप लोगों को पसंद आए कि ना आए, अब मैं कैसे बोल सकता हूँ। फिलहाल आपके कमेंट से पता चलेगा कि वीडियो बढ़िया बना है। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जितना भी कुछ भी नया टाइप का अगर सेट मिले या टाइम मिले तो मैं ज़रूर आपके लिए कुछ न कुछ लेके आते ही रहूँगा। फिलहाल क्लास स्टार्ट होता है मेरा ना, तो मैं टाइम नहीं दे पाता, टाइम मिलना मुश्किल होता है। अभी क्लास स्टाफ है
अब सीधा मेरा 15 तारीख को नेक्स्ट बैच है, 15 अगस्त तक को। तो उतना दिन तक जितना भी टाइम मिलेगा बीच बीच में मैं आपको ऐसे रोज़ 1 दिन 2 दिन के अंदर में एक आक वीडियो देते जाऊंगा। फिलहाल आज का ये एक वीडियो है। नेक्स्ट और फिर वीडियो अगर और हैंडसेट पड़े हुए हैं देख देख के मैं बनाने की कोशिश करूँगा। हर 2 दिन 3 दिन में एक वीडियो कम से कम 15 तारीख के अंदर तक देने की कोशिश करूँगा। ठीक है फ्रेंड, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय। ठीक।